मिट्टी। जैसे हमें जीने के लिए हवा और पानी अत्यधिक ज़रूरी है, वैसे ही मिट्टी भी हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन में मिट्टी के बगैर अगर हम अपने जीवन की कल्पना करें तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हमें पौधों से मिलती है, और पौधे बिना मिट्टी के नहीं उग सकते। ठीक है, वैसे ही हमें खाने के लिए चावल, सब्जियां, दाल, गेहूँ इत्यादि प्रकार की फसलें चाहिए होती हैं, जो हमेशा मिट्टी पे उगती हैं। मिट्टियों के बिना हमें ना तो अच्छी खाने की चीज़ें मिलेंगी और ना ही हमें खेलने कूदने के लिए, रहने के लिए अच्छे ढंग की जगह मिल पाएगी। परंतु क्या मिट्टी सब जगह की एक समान होती है? क्या हर जगह पे एक ही प्रकार की मिट्टी होती है? नहीं। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें तरह तरह की मिट्टियाँ दिखाई देती हैं। किसी का कलर अलग होता है, किसी के मिट्टी के अवयव के कारण उनके कणों का आकार अलग होता है। कुछ बहुत बारीक मिट्टी होती है, कुछ पथरीली होती है। इस प्रकार अगर आप अपने आसपास की अलग अलग जगह की मिट्टियाँ इकट्ठी करेंगी तो वो अलग अलग प्रकार की आपको प्रतीत होंगी। मिट्टी की संरचना को देखने के लिए आप एक प्रकार का क्रियाकलाप कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी को एक बीकर में लें और उसे पानी से भर दें। आप देखेंगे कि जो ज़्यादा बड़े बड़े मिट्टी के कण होंगे वो नीचे सतह पर बैठ जाएंगे। उससे छोटे मिट्टी के टुकड़े थोड़े ऊपर रहेंगे। चिकनी मिट्टी सबसे ऊपर रहेगी, ह्यूमस वाली मिट्टी ऊपर रहेगी और बीच में आपको पानी दिखाई देगा। यह आप घर पर भी कर सकते हैं। इसी के प्रकार से हम मिट्टी के परिच्छेदिका को समझ सकते हैं। मिट्टी का परिच्छेदिका मतलब मिट्टी का स्तर हमारे भूतल में किस प्रकार है। आप देखेंगे कि हमारा जो मिट्टी है हमारी ज़मीन पे कई स्तरों में व्यवस्थित है, जिसे हम निम्न नाम देते हैं। सबसे ऊपर का संस्तर, इसे हम A0 बोलते हैं। यह सबसे ऊपर का होता है। इसे कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। यह जमीन पर पाए जाने वाले पत्तियों, पेड़ों के टुकड़ों या कीड़े मकोड़े इत्यादि कार्बनिक पदार्थों से मिला होता है, इसलिए यहाँ पे विघटन प्रक्रिया होती रहती है, तो यह कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होता है। इस कारण यह गहरे रंग का होता है। फिर आते हैं ए संस्तर पर। यह A0 से नीचे का संस्तर होता है। यहाँ पे केंचुए, कवक इत्यादि जीवाणु को वास होता है। ये संस्तर ह्यूमस से भरपूर होता है, बहुत मुलायम होता है, छिद्र युक्त होता है और जल अवशोषण अत्यधिक मात्रा में करता है। बी संस्तर यह कठोर होता है। यह रंग में हल्का और कम कार्बनिक पदार्थों वाला होता है। इसमें खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। सी संस्तर, इस संस्तर में चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं। इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता, परंतु चट्टानी कण होने के कारण इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और फिर इस संस्तर के नीचे की जो स्तर होता है उसमें चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखते हैं मिट्टी के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो मिट्टी में प्रमुखतः वायु, जल, खनिज और ह्यूमस होते हैं। हम देख सकते हैं इस डायग्राम से कि मिट्टी में 25% वायु होता है, 25% जल होता है, 45% खनिज होता है और 5% ह्यूमस होता है। ये चारों अवयव आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। ये आयतन की दृष्टि से लगभग मिट्टी में 50% जल और वायु होती है। आप देख सकते हैं 25% वायु, 25% जल, दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं कि 50% मिट्टी में वायु और जल होते हैं। मिट्टी में उपस्थित जो खनिज होते हैं वह चट्टानों से प्राप्त होते हैं और ऐसे चट्टानों से ही मिट्टी का निर्माण होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इन्हीं चट्टानों की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का कलर आता है, मिट्टी में खनिजों का जो भी प्रकार होता है वो इन्हीं चट्टानों के कारण होता है। मिट्टी की सरंध्रता,
मिट्टी अगर सरंध्र नहीं होगी, सरंध्रता से आप लोग क्या समझते हैं? सरंध्र मतलब मिट्टी के कण इतने सघन रूप से अपने एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं, इनमें बीच में छिद्र होते हैं जिनसे हवा पानी पास हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि गुजर सकता है। आप देखेंगे अगर गमले हों आपके घर में, आप जब पानी डालते हैं तो वह नीचे गमले के छेद से पानी निकल जाता है, गमले में रुका नहीं रहता। आपको पता है कि अगर गमले में पानी रुका रहेगा तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, इसलिए मिट्टी का सरंध्र होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की सरंध्रता का विशेष महत्व होता है पौधों के लिए भी और जंतुओं के लिए भी। जैसे हम देख सकते हैं कि पौधे और जंतु रंध्रावकाश में पाए जाने वाले जल और वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी में वायु का संचार और जल धारण का गुण इन्हीं रंध्रावकाशों के कारण होता है, जिससे जो पेड़ हैं वो वायु और जल को अवशोषित कर पाते हैं। मिट्टी में पौधों की जड़ों का विकास तभी अच्छा होता है जब मिट्टी में उपयुक्त सरंध्रता हो। हमने गमले वाले उदाहरण से भी सीखा है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु इन्हीं रंध्रावकाश में पाए जाते हैं जो अपनी क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। अब आप ये लिखें कि जब दलदली भूमि में पौधों के विकास के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। देखिए, दलदली भूमि में क्या होता है? दलदली भूमि में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रंध्रता या मिट्टी की सरंध्रता नगण्य हो जाती है। पूरे रंध्रों में पानी भरा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पानी की अधिकता होती है, जो पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। अब देखते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आप उत्तर पाठ में से छांटकर लिख लेंगे। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया, मिट्टी क्या है? चट्टानों का टुकड़ा। जब बहुत सारे चट्टानें या दो पत्थर के टुकड़े आप अगर रगड़ेंगे तो उनमें से क्या होगा? बारीक चूरा निकलेगा। वैसे ही बड़े बड़े चट्टान जब आपस में टकराते हैं और टूटते हैं तो आखिर में टूट कर एकदम बारीक कणों में अपक्षयित हो जाते हैं। इन्हें चट्टानों का अपक्षय कहते हैं और इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा तरीका यह है कि पृथ्वी पे हमारे आसपास कितने सारे नदियाँ बहती हैं, हवा चलती है, तापमान, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि जो भौतिक कारण हैं उनसे भी चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी का निर्माण करती हैं। चट्टानों में उपस्थित जो खनिज होते हैं वो भी टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं और ये भी चट्टानों को कमज़ोर करने और तोड़ने का काम करते हैं। कुछ जैविक कारक भी होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये भी चट्टानों को तोड़ते हैं और इनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या जो मृत जीवाणु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये भी अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को निर्माण करते हैं। इन प्रक्रियाओं से बनी मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। यही जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो पौधों के लिए पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। मिट्टी में मुख्यतः चार प्रकार के कण पाए जाते हैं। बजरी या कंकड़, जो बड़े बड़े कण होते हैं। हमने पहला क्रियाकलाप किया था ना, जिसमें बीकर में पानी डालकर अलग अलग प्रकार का मिट्टी डाला था, उसमें हमने क्या देखा था? सबसे बड़े कण वाले मिट्टी के कण नीचे तली पे बैठ जाते हैं। तो वैसे ही बड़े बड़े कण वाले जो तली पे बैठ गए थे उन्हें हम बजरी या कंकड़ कहते हैं। इनका आकार 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। फिर आता है रेत हम सभी जानते हैं कैसा होता है। यह बहुत बारीक भी होता है और थोड़ा उसमें बड़े बड़े कण भी होते हैं। तो ये जो 0.05 से 2 मिलीमीटर व्यास वाले कण होते हैं वो रेत कहलाते हैं। यह बजरी के ऊपरी परत पर दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है गाद। ये थोड़ा रेत से छोटे कण होते हैं। ये 0.005 से 0.05 मिलीमीटर व्यास वाले कण गाद कहलाते हैं। फिर आता है क्ले या चिकनी मिट्टी। ये बहुत ही बारीक कण होते हैं जिन्हें हम धूल भी कह सकते हैं। इनका व्यास जो है
0.002 से मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है। छूने पे ये बहुत चिकने लगते हैं और ऐसे ही इसे ही चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब कणों की मात्राओं के आधार पर भी हम मिट्टी को वर्गीकृत कर सकते हैं। ये कैसे? तो ये 3 प्रकार के होते हैं: रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। रेतीली मिट्टी जिसमें कणों का आकार बड़ा होता है, चिकनी मिट्टी जिसमें कणों का आकार छोटा होता है, दोमट मिट्टी जिसमें दोनों प्रकार के कण मौजूद होते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी भी होती है और ह्यूमस भी होता है। ये आपस में समायोजित होते हैं। इसमें रंध्रावकाश अत्यधिक पाए जाते हैं और ये जल और वायु धारण कर सकती है। दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा जल धारण कर सकती है। अब मिट्टी के गुण। मिट्टी को हम कई तरह से उनके गुणों का बखान कर सकते हैं, जैसे उनके रंग। मिट्टी हमें अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। गंध, छूने पर कैसी है, दबाने पर कैसी होती है, लेंस से देखने पर उसमें क्या दिखेगा। अगर वो कार्बनिक होगा तो उसमें जैविक दिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम मिट्टी के अलग अलग गुणों का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ कुछ क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप देख लेंगे। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। हमें मिट्टी से भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, खनिज, ईंधन, निर्माण हेतु सामग्री, शुद्ध वायु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं। हमारे मकानों, इमारतों, सड़कों का आधार भी मिट्टी ही होता है। मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन, खिलौने भी बनाए जाते हैं। जीवाणुओं, कई सूक्ष्म जीवों, छोटे जंतुओं का वास स्थान भी मिट्टी ही होता है। तो मिट्टी एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। जैसे हमारे आसपास जल और वायु प्रदूषण होते हैं, वैसे ही मिट्टी का भी प्रदूषण बहुत ही सामान्य है, परंतु हमें मिट्टी को संरक्षित रखना होगा, मिट्टी को प्रदूषण से बचाना होगा। तो मिट्टी का प्रदूषण होता कैसे है? कई प्रकार की चीज़ें, जैसे कांच के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बाल्टियाँ, बोतल, डिब्बे इत्यादि, इन लोगों का अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते हैं। ये मिट्टी में अगर पड़े हैं तो ये वैसे ही पड़े रहते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। दूसरा, वाहित मल मूत्र लगातार मिट्टी में अगर मिलते रहें तो ये मिट्टी के सारे रंध्रों को बंद कर देते हैं, जिससे मिट्टी प्रदूषित होती है। फसलों में अगर अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए तो ये क्या होते हैं, पानी में घुलकर मिट्टी में आ जाते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज़ की अधिकता भी हानिकारक होती है और कमी भी। अगर आप कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही करें जितने की ज़रूरत हो। मिट्टी जब हमारे लिए इतनी ज़रूरी है तो अब हमें इसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? मिट्टी का संरक्षण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे मिट्टी के सबसे अच्छे संरक्षक होते हैं। उनका जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है और अपरदन से बचाता है। अपरदन मतलब मिट्टी का बह जाना, उसको पेड़ पौधे रोकते हैं। ढाली या पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, ढलान में मेड़ बनाकर मिट्टी को बचाया जा सकता है। कार्बनिक कूड़ा जैसे गोबर, पत्तियाँ, फसलों के अवशेष, रसोई घर की सब्जियाँ, फलों का कचरा इत्यादि को जैविक खाद के रूप में बनाकर मिट्टी में डाल देना चाहिए, जिससे मिट्टी संरक्षित भी होती है और उसकी उपजता भी बढ़ती है। वाहित मल, कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों आदि को सुरक्षित तरीके से निष्कासित किया जाना चाहिए। इन्हें सीधे ही मिट्टी पर नहीं छोड़ना चाहिए। वनों का अनावश्यक कटाव नहीं करना चाहिए। खनन क्रियाओं के दौरान खोदे गए गड्ढों को फिर से भर देना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी का पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। इनके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिन्हें आप लोगों को कॉपी में लिखना है।